हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के हैं वेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन की दृष्टि से भी और इंटर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। इसको बहुत ढंग से समझिएगा। हालांकि आज बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके बारे में केवल वेक्टर के बारे में बताएंगे, इसकी कुछ डिफिनीशंस बताएंगे, वेक्टर के बारे में बताएंगे और उसकी कुछ डिफिनीशंस बताएंगे। सदिश बीजगणित लेकर के आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए तो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। वेक्टर देखिए, और जो लोग वीडियो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप 12th क्लास में आने वाले समय में आपको बहुत जल्द एनडीए बेसिस या एयरफोर्स नेवी एडवांस मैथ की ट्रिकी वीडियो मिलने वाले हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताना आपको पढ़ करके कैसा लगा। देखिए वेक्टर मतलब सदिश। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड। देखिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए और उसमें दिशा भी होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो आप, संवेग है, वेग है, बल है, त्वरण है, कैसी राशियां होती, सदिश राशियां होती, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो होती है सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियों को व्यक्त कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इनका ऐसे करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। कैसे? ए को बहुत डार्क बना दिया जाए, ए को बहुत ऐसे डार्क बना दिया जाए, ए को ऐसे डार्क, बी को ऐसे डार्क कर दिया जाए, सी को ऐसे डार्क कर देना, ऐसे डार्क कर दे। आप मोस्टली ये ध्यान रखिए, इस तरीके से व्यक्त करते हैं सदिश राशियों को। इसमें जो ये वेक्टर होता है ना, इसकी जो लंबाई होती है, देखिए इसकी जो लंबाई होती है हमेशा मैग्नीट्यूड, परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। जो इसकी लंबाई होती है वो हमेशा परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो नोक होती है ये किसको, दिशा को, ये दिशा को रिप्रेजेंट करती है। देखिए आपको पता है कि ये जो बिंदु होता है, देखिए ये बिंदु, इसको प्रारंभिक बिंदु भी बोलते हैं, इसको प्रारंभिक बिंदु भी बोलते हैं और टेल भी बोलते हैं, इसको टेल भी बोलते हैं। टेल मतलब पुच्छ भी बोलते हैं, टेल मतलब पुच्छ भी बोलते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत कन्फर्म होनी चाहिए। देखिए टेल भी बोलते हैं, और ये चीज जो होती है इसको अंत बिंदु बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। और ये आपको पता है ये हेड भी होता है, हेड मतलब शीर्ष भी होता है, ये हेड भी होता है, हेड मतलब शीर्ष, हेड मतलब शीर्ष भी होता है। और टेल मतलब पुच्छ भी होता है, टेल मतलब हो गया पुच्छ होता है। लेकिन इसकी जो लंबाई होगी वो परिमाण को रिप्रेजेंट करेगी, इसकी जो नोक होगी वो दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। अगर कभी भी बोला जाए कि इसमें प्रारंभिक बिंदु कौन होता है, तो ये प्रारंभिक बिंदु होता है, ये अंत बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु को ही टेल या पुच्छ बोलते हैं, जो अंत बिंदु होता है इसको हेड या शीर्ष बोलते हैं। इसमें एक चीज होती है मापांक, मॉडुलस। देखिए जो मापांक क्या होती है थोड़ा समझिएगा। मापांक तो हम आपको बोल रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख नहीं रहे। मापांक वो धनात्मक संख्या होती है जो किसी भी सदिश के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। मापांक क्या होती है, वो धनात्मक संख्या, देखिए पॉजिटिव नंबर होती है। मापांक वो धनात्मक संख्या होती है जो सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। क्या होता है, मापांक वो धनात्मक संख्या होती है जो सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। वो धनात्मक संख्या होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को। वो धनात्मक संख्या होती है जो परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। लिख सकते हो आप, वह धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर जो परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कह दिया जाए ए का मापांक, ए का मापांक, मॉड ऑफ ए,
या आप इसको जैसे मार लग गया तो विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हो, बहुत ही छोटी चीज और बहुत ढंग से समझना है। मार लग गया तो विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हो, बिना वेक्टर के लिख सकते हो। जैसे बी का माड ऑफ बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सी का माड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मापांक क्या होता है, वह धनात्मक संख्या। देखिए माड लगने पर आपको ऐसे भी पता है पॉजिटिव नंबर होती है, तो मापांक वह धनात्मक संख्या जो किसको व्यक्त करती है, परिमाण को व्यक्त करती है। वह धनात्मक संख्या जो परिमाण को व्यक्त करती है मापांक कहलाती है। आप जैसे में इसको नोट कर सकते हैं, जैसे में नोट कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए OA का मान, इसको आप लिखोगे OA इस तरीके से। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए एकांक सदिश या एकक सदिश भी बोलते हैं। एकांक सदिश इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो इसकी डिफिनीशन फिर बोल रहे हैं, जिस सदिश का मापांक एक होता है, जिस सदिश का मापांक एक होता है, मैग्नीट्यूड एक होता है, उसे एकांक सदिश बोलते हैं। जिस सदिश का मापांक एक होता है, मापांक एक होता है, परिमाण एक होता है, मैग्नीट्यूड एक होता है, उसको एकक सदिश बोलते हैं। देखिए या एकांक सदिश बोलते हैं। मापांक अगर एक होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, एकक सदिश। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, एकक सदिश पहले समझना है। एकक सदिश बराबर फार्मूला हो गया सदिश बटे सदिश का मापांक, ऐसे सदिश बटे सदिश का मापांक ऐसे। देखिए जो एकक सदिश होता है ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसके ऊपर कैप लगा के निरूपित किया जाता है। ये सब लिख लिया करो। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे, जैसे कह दिया जाए ए का एकक सदिश, ऐसे वेक्टर ए की दिशा में ऐसे कह दिया जाए, वेक्टर ए की दिशा में एकक सदिश। थोड़ा समझिएगा, वेक्टर ए की दिशा में एकक सदिश, इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक। और ए की दिशा में जो एकक सदिश है इसको कैसे लिखा जाएगा, एकक सदिश को कैसे लिखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर होगा उसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो ए की दिशा में एकक सदिश मतलब ऐसे लिखेंगे, ए कैप। ए की दिशा में एकक सदिश मतलब एक कैप। ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन माड ऑफ ए। ये देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर। अभी आपको बताया था माड लगा दिया जाए, माड लगा दिया जाए तो आप वेक्टर हटा करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। माड लगा दिया जाए तो वेक्टर हटा करके भी लिख सकते हो। कहीं पर ऐसे लिखा है अगर ऐसे, तो उसको आप ए लिख दोगे तो ये चीज सही है। लेकिन अगर ए वेक्टर को आपने ए लिख दिया तो ये गलत है। अगर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर वेक्टर तो आप उसको ए स्क्वायर लिख दोगे, सही है। या ए माड ऑफ ए का स्क्वायर, उसको भी आप ए स्क्वायर लिख दोगे तो सही है। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती, नॉर्मली जो गलतियां होती वो आपको करनी नहीं है, इसलिए आप गौर से देखिए। माड ऑफ ए को ए लिख सकते हो, ए वेक्टर को अगर ए लिख दिया गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर वेक्टर को आप ए स्क्वायर लिख दोगे, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा आगे बताएंगे आपको, इसके बारे में आगे बताएंगे कैसे सही हो जाएगा। माड ऑफ ए स्क्वायर को तो आप ए स्क्वायर लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आगे बताते हैं, जल्दी से देखिए। देखिए शून्य सदिश, इसके बारे में बताते हैं।
नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या इसको बोलते हैं नल वेक्टर। देखिए जिस सदिश का मापांक, फिर से बोले, जिस सदिश का मापांक जीरो होता है, परिमाण जीरो होता है, उसको शून्य सदिश बोलते हैं। देखिए इसकी कई सारी चीजें बोल रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख नहीं रहे बोर्ड में, लेकिन बता रहे हैं जिस सदिश का मापांक शून्य होता है उसे शून्य सदिश बोलते हैं। इसमें एक चीज और होती है, इसकी दिशा अनडिफाइंड होती है, अनिर्धारित, अनडिटर्मिनेट कह सकते हैं, निर्धारित नहीं होती, अनिर्धारित होती है। कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है शून्य सदिश की दिशा कैसी होती है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप बताना है, अनिर्धारित होती है, इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। शून्य सदिश, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है उसको शून्य सदिश बोलते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो निर्धारित नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, एक बार फिर से रिपीट करें, सारी चीजें लिखिए, फिर हम आपको समझाने वाले हैं कि शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका मैग्नीट्यूड शून्य होता है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, और इस सदिश में एक और खासियत होती है, क्या, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होता है। संपाती का मतलब हो गया, मैथ में संपाती किसको बोलते हैं, जो एक ही जगह पर स्थित होते हैं, जो एक ही जगह पर स्थित होते हैं उनको संपाती बोलते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होता है। जैसे लिख दिया जाए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से पी वेक्टर, तो ये सब शून्य सदिश हैं। देखिए इसका प्रारंभिक भी ए है और अंतिम भी ए है, इसका प्रारंभिक भी बी है और अंतिम भी बी है। संपाती का मतलब हो गया एक ही जगह पर स्थित हो, अलग अलग ना हो। संपाती का मतलब हो गया एक ही जगह पर स्थित होंगे तो उसको संपाती बोलेंगे। तो हमने एक बार इसकी फिर रिपीट की दे रहा है, कभी आ जाए, कभी दिमाग में रखना चाहिए, सारी चीजें डिटेल से पढ़नी चाहिए कि जिस सदिश का मापांक शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक ही जगह पर स्थित होते हैं। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस टाइप के कभी वेक्टर लिख करके आ जाए कहीं भी तो आप बता देना ये सब शून्य सदिश हैं, क्योंकि इनका प्रारंभिक ए है, अंतिम भी ए, प्रारंभिक भी, अंतिम भी ए, सब शून्य सदिश, इनकी कोई निर्धारित दिशा नहीं होती। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको एक बार देखते चलते हैं क्या हमें बताने लायक है। जो हमारे पास बुक है उससे बस तो हम ये देख लेते हैं हमें क्या बताना है। देखिए हाँ, जैसे समान सदिश, जैसे दो सदिश हैं उनके परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, लिख सकते हो आप। दो सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों चीजें समान हो, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। दो सदिशों के क्या है, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो उनको हम लोग समान सदिश बोलते हैं। दो सदिशों के परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, परिमाण और दिशा दोनों चीजें अगर समान है तो वो समान सदिश होगा। जैसे मान लो कोई पैरेललोग्राम है, सपोज करिए ऐसे, मतलब समांतर त्रिभुज, परिमाण भी समान और दिशा भी समान, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर। क्योंकि देखिए ए बी और डी सी अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनकी लंबाइयाँ सेम होंगी। लंबाइयाँ सेम मतलब परिमाण समान, लंबाइयाँ सेम मतलब परिमाण समान हो गया। और देखिए इसकी दिशा ए से बी की तरफ, इसकी डी से सी की तरफ, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये समान सदिश हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और समझिए थोड़ा सा, संवेग सदिश, इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। संवेग सदिश, समान सदिश और संवेग सदिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत होता है। संवेग सदिश में क्या होता है, दिशा समान होगी लेकिन परिमाण की कोई गारंटी नहीं है। अगर दिशा समान, या तो एक ही क्रिया रेखा पर काम करेंगे, या तो एक ही क्रिया रेखा पर काम करेंगे तो संवेग होंगे। अगर अलग अलग क्रिया रेखा पर काम कर रहे हैं तो दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण की कोई गारंटी नहीं। जैसे एक ही क्रिया रेखा पर, मतलब जैसे ऐसे कह दिया जाए, चलो ए बी सी, तो आप कह सकते हो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर संवेग सदिश है, संवेग सदिश है, ऐसे कह सकते हो। एक ही क्रिया रेखा पर संवेग सदिश है, संवेग सदिश है, लेकिन परिमाण अलग अलग होगा।
परिमाण अलग अलग मतलब ए बी की लेंथ कम है और ए सी की लेंथ ज्यादा है, ए बी की लेंथ कम है और ए सी की लेंथ ज्यादा है, ए बी की लेंथ कम है और ए सी की लेंथ ज्यादा है, तो ये संवेग सदिश है। कैसे सदिश है? संवेग अलग अलग क्रिया रेखा पर भी हो सकते हैं, अलग अलग क्रिया रेखा पर भी हो सकते हैं संवेग सदिशों के लिए। देखिए परिमाण अलग अलग हो सकता है, दिशा क्या हो सकती है? समान हो सकती है। तो इसमें एक देख लेते हैं, हमने जो बताया इसमें संवेग सदिश है कि नहीं है, शायद इसमें नहीं है। इसमें लिखा है यदि सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही हो या एक ही रेखा के समांतर हो, वही चीज है, एक ही पर हो या एक ही रेखा के क्या हो? समांतर। समांतर का मतलब जैसे ये है, मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये देखो एक ही क्रिया रेखा पर, यहाँ पर एक ही क्रिया रेखा पर, यहाँ पर एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है, यहाँ पर एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है, एक ही क्रिया रेखा पर नहीं। अच्छा हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, गलत बता दिया था। एक ही क्रिया रेखा पर हो या अलग अलग क्रिया रेखा पर हो लेकिन समांतर हो, समांतर में दिशा उल्टी भी हो सकती है, समांतर हो। देखिए अब यहाँ पर देखिए परिमाण अलग अलग है, परिमाण अलग अलग। तो पहले चीज याद रखना है आपको संवेग के लिए कि एक ही क्रिया रेखा पर हो या अलग अलग क्रिया रेखा पर हो तो समांतर हो, अलग अलग क्रिया रेखा पर हो तो कैसे हो? समांतर हो। तो संवेग सदिश है, ए और बी यहाँ पर भी संवेग सदिश होंगे, इनके बीच में संबंध ऐसे होता है ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी बराबर लैम्डा बी वेक्टर। कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। ये समांतर के लिए भी कंडीशन होती है और संवेग के लिए भी होती है, जहाँ पर लैम्डा एक अदिश राशि है, जहाँ लैम्डा एक अदिश राशि है, इस लैम्डा का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। सब चीजें याद रखना है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से आप इनका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज और ऋण सदिश के बारे में बताते हैं। ऋण सदिश या ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। यदि एक सदिश का परिमाण किसी दूसरे सदिश के बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, आप लिख सकते हो क्योंकि हमने तो हम लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं। यदि एक सदिश का परिमाण किसी दिए हुए सदिश के बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, परिमाण बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अगर मान लो एक का 17 है तो दूसरे का भी 17 होगा लेकिन दिशा उल्टी होगी। तो यदि एक सदिश का परिमाण किसी दूसरे सदिश या एक सदिश का परिमाण किसी दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, यदि एक सदिश का परिमाण किसी दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, जैसे आपसे यहाँ पर ऐसे कह दिया जाए, एक ये ए बी वेक्टर है मान लो, और ये मान लो एक सी डी वेक्टर है। अब इनका देखो मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, परिमाण सेम लग रहा है लेकिन दिशा उल्टी है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर, माइनस सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर। ये एक सदिश का परिमाण किसी दूसरे दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, ए बी का और सी इसका परिमाण सेम है, देखो परिमाण सेम लग रहा है लेकिन ए बी और सी डी की दिशा में उल्टी है। ए बी की दिशा ए से बी की तरफ, सी डी से सी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो कोई यदि कोई एक ऐसा सदिश मिल जाए, यदि कोई ऐसा सदिश मिल जाए जिसका परिमाण सेम हो लेकिन दिशा उल्टी हो, तो उसको हम जैसे कभी कभी आप देखना जब क्वेश्चन करो, जैसे ये ए बी वेक्टर है तो आप ए बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी ए वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर, कि ए बी और बी ए परिमाण में तो सेम होंगे, परिमाण में तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे। तो यदि किसी सदिश का परिमाण किसी दिए हुए सदिश के बराबर हो लेकिन दिशा अपोजिट हो, दिशा विपरीत हो जाए, तो क्या होता है? ऋण सदिश होता है, ऋण सदिश होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, एकांक सदिश में ये तो बता दिया कि किसी सदिश का परिमाण किसी दिए हुए सदिश के बराबर हो लेकिन दिशा उल्टी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋण सदिश। एक चीज कंपटीशन में काम आती है, हमने बताना भूल गए, जैसे एकांक सदिश है, एकांक सदिश के बारे में थोड़ा सा बताया था। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई
हालांकि इसको आगे भी बताएंगे। ओ ए वेक्टर, मान लो ओ ए है, ये यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण। अब कह दिया जाए ओ ए की दिशा में एकक सदिश, इसका काम पड़ सकता है कंपटीशन में। ओ ए की दिशा में एकक सदिश या एकांक सदिश, ओ ए की दिशा में एकक सदिश या एकांक सदिश, तो ऐसे होता है आई कैप कास अल्फा प्लस जे कैप साइन अल्फा। हालांकि इसको आगे बताएंगे। आई कैप क्या है, ये एकक सदिश है एक्स अक्ष की दिशा में। आई कैप क्या है, एकक सदिश है एक्स अक्ष की दिशा में। और जे कैप क्या है, एकक सदिश है वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। अगर यही चीज इस साइड हो जाए, थोड़ा सा और देख लीजिए, हालांकि कम समय में परेशान न होना, आगे अदिश गुणा में बताएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे हो जाए और ये अल्फा हो जाए, तो फिर देखिए ओ ए की दिशा में एकक सदिश, ओ ए की दिशा में एकक सदिश, तब कितना होगा। अब देखिए ये चौथे चतुर्थांश में आ गया, तो चौथे चतुर्थांश में जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, साइन अल्फा निगेटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आई कैप कास अल्फा माइनस जे कैप साइन अल्फा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि चौथे चतुर्थांश में देखिए साइन अल्फा, साइन की वैल्यू, यहाँ पर कास की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन साइन की वैल्यू निगेटिव होगी। ये चौथा चतुर्थांश है, कास की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन साइन की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। इसका काम पड़ेगा, अगर ये बहुत न समझ में तो जब अदिश गुणा बताएंगे तब भी बताएंगे। आई कैप क्या होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एकक सदिश, और जे कैप क्या होता है, वाई अक्ष की दिशा में एकक सदिश। देखिए आज इसको स्टार्ट किया तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में जो बची हुई डिफिनीशन है, कौन सी डिफिनीशन बची हुई है, समदिश सदिश, प्रतिदिश सदिश, मुक्त सदिश, समतलीय सदिश, और सबसे मेन जो होता है वो सबसे मेन स्थिति सदिश, इनके बारे में बताएंगे और क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के वीडियो स्टार्ट के इसलिए इतना रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।